चालू है आवाज जा रही। हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायरो एजुकेटर्स। आज से हम लोग जियोग्राफी स्पेशल प्रोग्राम की आपका कह सकते हैं क्लास या बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बैच से रिलेटेड ये आज का पहला क्लास होगा जिसमें हम लोग मुख्य रूप से सबसे पहले आपको पता है कि जियोग्राफी स्पेशल प्रोग्राम के अंतर्गत आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ विश्व का भूगोल पढ़ना है। तो बारी बारी से विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इन दोनों के क्लासेस आपके पास पहुंचते रहेंगे और आप लोग निश्चित कह सकते हैं शेड्यूल से क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करने हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। और क्योंकि अब इंडिया के बारे में शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंडिया का सामान्य जानकारी आपको उपलब्ध होना चाहिए या जनरल इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके स्थिति और विस्तार के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपका सामान्य क्लास होगा, जनरल क्लास होगा, जो कि जीएस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्योग्राफी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम का नाम आप लोग जानते हैं, ज्योग्राफी स्पेशल प्रोग्राम। ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए आपके लिए कह सकते हैं कि क्योंकि ये जीएस के रूप में आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और समान रूप से उपयोगी है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो आज के डिस्कशन का जो प्रमुख टॉपिक होगा वो आपका होगा जनरल इंट्रोडक्शन। किसका जनरल इंट्रोडक्शन? इंडिया का। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या भारत, सामान्य परिचय। लोकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट यानी स्थान, स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार, यहाँ पर स्थान लिखा गया है तो उसके लिए कोई बात नहीं। स्थिति कहाँ पर है भारत की वर्ल्ड मैप में, और उसका विस्तार कितना है, किस स्थान पर स्थित है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करें कि ग्लोब पर या फिर विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो अगर हम ग्लोब पर भारत की स्थिति देखेंगे तो आपको पता है कि पूरे विश्व पर 7 महाद्वीप हैं और उन महाद्वीपों में जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप है या जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है भारत। वो है क्या? एशिया। और एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप इसीलिए है क्योंकि इस महाद्वीप में विश्व के 2 बृहत्तम जनसंख्या वाले देश स्थित हैं, जिसमें एक भारत है, दूसरा चाइना। वर्तमान समय में प्राप्त ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से चाइना विश्व का प्रथम या सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और उसके बाद आपका भारत है या हमारा भारत है। लेकिन अगर एक्चुअल जनसंख्या की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या चाइना से अधिक हो गई है ना। तो अगर हम थोड़ा लोकेशन के बारे में देखें कि किस स्थान पर भारत विश्व के परिप्रेक्ष्य में स्थित है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये आपका वर्ल्ड का मैप आपके सामने लगा हुआ है और पूरे वर्ल्ड में आपको पता है कि 7 महाद्वीप। हालांकि जब मैं आपको विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तो वहां पर महाद्वीप और महासागर से पहले परिचय कराऊंगा। तब भी अगर आप जानते हैं, जनरल सी बात है कि आपका ये आपका कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इधर यूरोप महाद्वीप है, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये पूरे विश्व का मानचित्र है और इस पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप है या भारत है। तो जो भारत की स्थिति है पूरे कह सकते हैं कि वर्ल्ड में, वो हिंद महासागर में है। यानी इससे लगा हुआ जो आपका महासागर है वो कौन सा? हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। और ये किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप। ये जनरल सी जानकारी है, ये आपको उपलब्ध होगी या ये आपको पता होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई किसी भी स्थान, नेक्स्ट क्लास जो हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का होगा वो उसी से संबंधित होगा। पूरे विश्व में किसी भी देश या किसी भी स्थान के स्थिति के निर्धारण के लिए पूरे ग्लोब पर जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है या जिस कह सकते हैं कि जिस माध्यम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ही निर्माण किया गया है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का।
यानी कि पूरे विश्व में किसी देश या स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। तो अगर आपको भारत की स्थिति के बारे में जानना है कि पूरे ग्लोब पर कहाँ है, तो फिर इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, ये तो जनरल से इंफॉर्मेशन हो गई। अगर आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं भारत का भूगोल, या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले अगर हम भारत की स्थिति देखें और भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें। अब अक्षांश और देशांतर क्या होता है, इसी प्रोग्राम में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो जब आप एक बार शुरुआत के 3-4 लेक्चर दोनों देख लेंगे, तब आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है ना। जनरली आप जानते हैं कि अक्षांश पूरब से पश्चिम की तरफ पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, और देशांतर जो होता है उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जो दोनों पोल को मिलाकर खींची जाती हैं, और इनसे हम किसी भी इस स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं, अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो अगर हमको भारत की स्थिति जाननी है विश्व के परिप्रेक्ष्य में, हालांकि मैप में तो आपने देख ही लिया कि मैप में आपने देखा कि भारत एशिया महाद्वीप में हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ता है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं भारत की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत आप जानते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कन्याकुमारी तक है। अगर हम दक्षिण में बात करते हैं तो, और अगर हम उत्तर में बात करते हैं तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर लास्ट राज्य जो आपका है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर ना। और इधर लास्ट राज्य आपका कौन सा होगा, तमिलनाडु, जिसका सबसे उत्तर दक्षिणी किनारा क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन इसके अलावा भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुछ द्वीप समूह भी हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके अलावा लक्षद्वीप, उसके अलावा लक्षद्वीप, ये हिंद महासागर में पड़ने वाले वे द्वीप हैं जो भारत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, तो जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है भारत का, वो है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर आप लिख लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि भारत किस ग्लोब में पड़ता है, या ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड होगा या साउथ होगा, यानी नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश होगा या दक्षिणी अक्षांश। तो अगर हम भारत की स्थिति को देखें, विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री, और आपको पता है इसके ऊपर खींची गई जो इसके समानांतर रेखाएं हैं, इसी को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और नीचे आपका साउथ हेमिस्फीयर होता है, यानी ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में खींची गई जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उन्हें हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उन्हें हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो भारत की स्थिति आप देखते हैं कि पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। भारत की स्थिति आपकी पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। अगर ये विश्व का मानचित्र है, आप समझ लें, तो भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध, यानी जो अक्षांशीय मान होगा वो कौन सा होगा, उत्तरी अक्षांश। इसका जो विस्तार बताएगा वो कौन सा बताएगा, उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, ये साइन जो है वो मिनट का है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण विस्तार है, या उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो टोटल 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब अगर हम पूरब से पश्चिम विस्तार जानना चाहते हैं, तो फिर हमको लिखना होगा देशांतरी विस्तार।
देशांतरी विस्तार अगर हम भारत की देखें तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। 68 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब बात आती है कि ये जो देशांतर है ये कौन सा होगा। देशांतर भी जिस तरीके से अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी हो सकते हैं उसी तरीके से देशांतर भी पूर्वी हो सकते हैं या पश्चिमी हो सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा ग्लोब 4 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। ये आपका उत्तर, यहाँ पर जो अक्षांश पड़ेगा ये उत्तरी अक्षांश होगा, लेकिन जो देशांतर पड़ेंगे वो कौन से होंगे, पूर्वी देशांतर। और भारत है किधर, पूर्वी कह सकते हैं कि देशांतरी क्षेत्र में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट, यानी पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के मध्य भारत का विस्तार है। ठीक है, दिख नहीं रहा, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, चलिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार से आप लोग परिचित हो गए होंगे या समझ गए होंगे कि भारत पूरे ग्लोब में किस स्थान पर स्थित है और उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कैसा है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अब हम स्पेशल भारत के परिप्रेक्ष्य में आएंगे कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और कौन कौन सी चीजें आपको जाननी। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये आपका भारत का मैप है, ध्यान से देखिएगा इसको। आप देख रहे हैं कि भारत के मैप में आपको ये पूरा मुख्य भूमि का क्षेत्र है और मुख्य भूमि के क्षेत्र के साथ साथ इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर आपका लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, तो अगर हम भारत को प्रशासनिक दृष्टि से या प्रशासन करने के लिए भारत को विभिन्न कह सकते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, स्टेट बोलते हैं या राज्य बोलते हैं। तो अगर हम भारत के मुख्य राज्यों की बात करें तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं और ये सामान्य सी जानकारी आपको पता होगा और उन 28 राज्यों को यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप लोग मैप डाउनलोड कर लीजिए या फिर एटलस ले लीजिए, और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास एटलस तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना उसके आप लोग ज्योग्राफी का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाएंगे और ज्योग्राफी का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक नेचर है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। मैप is the most important factor to study the geography because geography is the science of observation। ज्योग्राफी जो होता है या भूगोल जो होता है वो ऑब्जर्वेशन का ही साइंस है, जो आप देख रहे हैं उसी के विज्ञान को हम लोग साइंस कहते हैं। और ऑब्जर्व आप कहाँ करेंगे, पूरी पृथ्वी को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप इस तरीके से देख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है मैप की, उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है मैप की या मानचित्र की। तो मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके 28 राज्य आपको दिख रहे हैं। इधर से अगर हम शुरू करें तो इधर आपका केरला है, इधर आपका तमिलनाडु है और इसी तमिलनाडु क्षेत्र में आपको बताया गया कि तमिलनाडु ही आपका तमिलनाडु हुआ राज्य है जो भारत के सबसे उत्तर में पड़ता है और इसी का एक कह सकते हैं स्थान है कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे कह सकते हैं कि दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। लेकिन अगर हम भारत के संपूर्ण भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक, अब देखिए सारे नाम हम आपको नहीं लिखाएंगे, मैप में आप लोग याद करेंगे या देखते रहेंगे। हालांकि मैं एक बार बोल दे रहा हूँ आपसे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर आपका तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद इधर आपका महाराष्ट्र है जिसमें आपका मोस्ट पॉपुलर कह सकते हैं कि सिटी मुंबई है ना, महाराष्ट्र। उसके बाद इधर आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद इधर आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इधर आपका हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में यहाँ पर या बंगाल की खाड़ी है ये, कि जो हिंद महासागर का ही पार्ट है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है। ठीक है, इसके बाद ये आपका झारखंड, इधर आपका बिहार,
इधर आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूपी के ही होंगे ज्यादातर बच्चे। ठीक है, इसके बाद ये आपका मध्य में है, तो ये आपका हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद इधर आपका फिर से आप कह सकते हैं अरब सागर के तटीय इलाके में आपका गुजरात है, गुजरात जहाँ से आपके प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद फिर हम बात करें तो राजस्थान, राजस्थान के ऊपर यहाँ पर देखेंगे आप हरियाणा है, और हरियाणा के ऊपर आप यहाँ देखेंगे पंजाब। इधर आपका उत्तराखंड, और ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका जम्मू कश्मीर, और ये आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसको आप लोग दादर नागर हवेली कहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दमन और दीव है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत के मुख्य भूमि को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आपको पता है अभी जो नया नया केंद्र शासित बना है आपका सबसे बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जब धारा 370 हटाया गया तो फिर इसको केंद्र शासित, पहले तो राज्य ही था, लेकिन जब से हटा है तब से इसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके अलावा दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को मिला, पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव अलग था एक केंद्र शासित प्रदेश, दादर और नागर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन वर्तमान समय में दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका लक्षद्वीप है, जो द्वीप समूह है ये भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर आता है। उसके बाद चंडीगढ़ है, और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं दिल्ली। ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। इसकी लिस्ट आपको कहीं से भी मिल सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर उनके नामों और उनके लिस्ट के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। अब अगर हम इधर बढ़ते हैं, ये भी आपका भारत का मुख्य भूमि है। यहाँ पर भी आपके कुछ कह सकते हैं कि राज्य हैं जिनको हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेवन सिस्टर्स। तो अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें तो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, और मेघालय के बाद ये आपका क्या है, असम। मेघालय के बाद ये क्या है आपका असम, बीच का पार्ट आपका क्या है, असम का। तो सब मिला जुला के इधर 7 राज्य और इधर के 21 राज्य, टोटल 28 राज्य, और उसमें से कुछ एक्स्ट्रा 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के। ठीक, तो उम्मीद है कि भारत का जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा। अब आप देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति जो है वो काफी विशिष्ट है। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे मानसून वगैरह तब भी आप जानेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही अनोखी है। सब एक अनोखापन आप देख ही रहे हैं कि भारत एक तरफ से स्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ से अगर इधर देखें तो सब स्थल है, एशिया महाद्वीप के अन्य देश है, नेबरिंग कंट्रीज है, आप देख ही रहे हैं। और इधर देखेंगे तो फिर आपका हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के जो भारत से लगे क्षेत्र है, तो भारत के इस हिंद महासागर के इस बगल वाले क्षेत्र को यानी कि पूर्व वाले क्षेत्र को हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इधर आपका अरेबियन सी है या अरब सागर, अरेबियन सी या अरब सागर। तो सागरी क्षेत्र भी है, तटीय क्षेत्र भी है, जो सागर के तटीय क्षेत्र है, उसके बाद स्थलीय क्षेत्र भी है ना। तो कुछ भारत का कुछ बाउंड्री तटीय स्थलीय भाग से लगा हुआ है, कुछ बाउंड्री आपका तटीय भाग से लगा हुआ है। तो बाउंड्री के बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितनी बाउंड्री स्थलीय क्षेत्र में है, कितनी कितनी कह सकते हैं कि जलीय क्षेत्र से लगी हुई। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं इस वाले मैप में, उम्मीद है कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए बहुत ही आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कुछ बच्चों को तो कुछ लोग बच्चे ये थोड़ी सामान्य जानकारी पढ़े ना, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो अभी पहली बार इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहा हो। इसलिए धीमे धीमे हम लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे और सिस्टमैटिक तरीके से
छोटी छोटी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपके ज्योग्राफी के जो बड़े कंसेप्ट हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। ज्योग्राफी समझ लीजिए ऐसा सब्जेक्ट है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट है तो फिर समझिए ज्योग्राफी बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अभी अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। ठीक, अब भारत के हम तटीय इलाकों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं और स्थलीय इलाकों की बात कर लेते हैं। इसी वाले मैप में ही कर लेते हैं, इसमें तो हमें आपको देखना ही है। दोनों मैप आपके सामने इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपको चीजें अच्छी से समझ में आए। तो अगर हम भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की बात करें, भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की बात करें, तो आप देख रहे हैं ये शुरू हो रहा है आपका गुजरात से। गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर आपका पड़ता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। इतने राज्य हैं जो भारत के समुद्र तटीय प्रदेश में बोलते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में कभी कभी जीएस में क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने राज्य हैं जो हिंद महासागर से लगे हुए हैं या तटीय क्षेत्र में। तो अगर आप देखेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और है, बताइए कहाँ है। टोटल कितने हैं, 9 राज्य। टोटल कितने हैं, 9 राज्य हैं या 9 कह सकते हैं कि स्टेट पड़ते हैं जो आपके समुद्र तट से लगे हुए हैं, समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो गुजरात हो गया, गुजरात के बाद आपका हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका हो गया कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हो गया केरला। और आप जानते होंगे कि यहीं पर एक छोटा सा और राज्य है जिसे आप लोग गोवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। यहाँ पर सारे राज्य के नाम और सारी राजधानी लिखी गई। ठीक, तो अब अगर गोवा को भी सम्मिलित कर लेते तो 1 2 3 4 5 5 राज्य ऐसे हैं जो पश्चिमी तट से लगते हैं। किधर, अगर हम भारत की बात करें तो पूरब पश्चिमी तट से 5 राज्य लगते हैं और 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये पूर्वी तट से लगते हैं। टोटल की बात करें तो टोटल 9 राज्य और 5 आपके पश्चिमी तट से और 4 आपके पूर्वी तट से। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं नोट करते रहिए, कॉपी कलम लेके रखिए और ये चीजें नोट करते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पश्चिमी तट से कितने राज्य भारत के हिंद महासागर से लगते हैं, पूर्वी तट से कितने लगते हैं, टोटल कितने लगते हैं। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दे दिया कि इनमें से कौन सा राज्य हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्र में नहीं पड़ता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, इसी में से किसी एक राज्य का, इसमें से 3 रहेंगे, एक कोई और रहेगा जो नहीं लगता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका यहाँ से बन जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है, आप कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट्स ना। अब अगर हम इन राज्य, अब अगर इन राज्य के बारे में आप जान गए हैं तो अब अगर हम इधर चलते हैं, इस वाले मैप पे आते हैं, तो इस वाले मैप में सबसे पहले आपको देखने को क्या मिल रहा है, आपका भारत है। भारत के आसपास के जो नेबरिंग कंट्री है या पड़ोसी देश है, यानी कि स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें, ये तो आपका हो गया जलीय सीमा। क्या हो गया, जलीय सीमा। और अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थलीय सीमा पर अलग अलग देश ही निवास, अलग अलग देश की स्थिति होगी, अलग अलग देश की स्थिति होगी। तो अगर हम भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रचलित पड़ोसी देश है वो तो आप जानते हैं कौन है, पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान ना। पाकिस्तान भाई तो सबकी नजरों में होगा या सब लोग इसको जानते हैं कि ये भारत का पड़ोसी देश है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए ना भाई। दोस्त याद रहे चाहे नहीं याद रहे, दुश्मन जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान का ही एक पहले एक और भाग हुआ करता था, एक पार्ट और हुआ करता था जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। वर्तमान समय में उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका बांग्लादेश है। तो इधर अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान से इसकी सीमा
लगती है और इधर आपका ये बांग्लादेश। इसके अलावा अगर हम और देश की बात करें तो आपका इसके पीछे देखिए ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में भी जम्मू कश्मीर यानी जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है जिसको जाना जाता है, लेकिन वो है तो हमारा ही भाई भारत, हम लोग इसको मानते हैं ना। तो भारत से या जम्मू कश्मीर से आप कह सकते हैं, वर्तमान समय में आप कह सकते हैं लद्दाख से, लद्दाख में अफगानिस्तान की भी सीमा लगती है। सबसे छोटी सीमा जो देश भारत के साथ शेयर करता है वो अफगानिस्तान ही है, लगभग 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अभी बात करेंगे सारी सीमाओं की लंबाई की बात करेंगे, लेकिन सबसे कम अफगानिस्तान से और सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ है, हमारा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। इसके इधर बात करें तो आपका पड़ता है चाइना। कौन है ये, चाइना। चाइना का ही जो इधर वाला एरिया, इसको हम लोग तिब्बत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिब्बत। यहीं पर आपका तिब्बत का पठार स्थित है। तो चाइना, चाइना के बाद अगर हम बात करें तो ये देश आपका है नेपाल, और ये आपका एक अलग देश है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, भूटान। और नेपाल और भूटान के बीच में ही हमारा एक राज्य है सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो नेपाल और भूटान के बीच में यहाँ पर हमारा कौन सा है, सिक्किम। ठीक है। इसके इधर अगर हम बढ़ते हैं तो फिर चाइना से बाउंड्री शेयर करते हुए फिर आपका नया देश एक आता है जिसको हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। म्यांमार को हम लोग वर्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इधर वाले जो भारत के राज्य हैं ये किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, म्यांमार के साथ। किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, म्यांमार के साथ। ठीक। तो टोटल अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 ऐसे राज्य हैं जिनसे भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है या स्थलीय सीमा बनाता है। और बाकी इधर आपका जलीय सीमा हिंद महासागर में, उसके बारे में आप लोग परिचित हो ही गए। अभी हम इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। अब हम लोग आते हैं थोड़ा फैक्ट पे। किस पे आते हैं, फैक्ट पे। अगर हम फैक्ट देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम भारत का विस्तार देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, भारत का विस्तार। इसी मैप पे ही समझ लेते हैं। ठीक है। भारत का अगर हम विस्तार देखें तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो सबसे पूरब में भारत के कौन सा राज्य पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक। और सबसे पश्चिम में बात करें तो कौन सा राज्य पड़ता है, गुजरात। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी बिंदु से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु तक जो भारत की टोटल लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, ये बात याद रखेंगे आप, 292933 किलोमीटर। ठीक। अब अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी जो आपका राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है वो कौन सा है, लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट था। तो लद्दाख के सबसे उत्तरी पॉइंट से लेकर और जो आप कह सकते हैं कि सबसे दक्षिण में हमारा राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी पॉइंट तक जो टोटल लंबाई है वो आपकी कितनी है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत का विस्तार अधिक है, पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार उसकी तुलना में कम है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया ना कि पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार अधिक है या उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार अधिक है। तो आप पाएंगे कि उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार अधिक है जबकि पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार कम है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए भारत एक चतुष्कोणीय आकृति मानी जाती है। भारत का अगर हम, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय।
चतुष्कोणीय इसीलिए क्योंकि लगभग इसकी दोनों साइड से पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण से जो चौड़ाई और लंबाई वो लगभग सेम है, ज्यादा अंतर नहीं। ये 2933 और ये 3214। अगर अंतर हम लोग निकालना चाहें तो कितने का अंतर है, 3214 और 2933 को घटा देंगे अगर हम, तो आ जाएगा 1। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो कितना आ गया, 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 1 9, ये आपका आ गया 2, 281। यानी टोटल अंतर जो है वो कितने का है, 281 किलोमीटर का। 281 किलोमीटर इतने बड़े क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में माने कुछ नहीं होता है, मान के चलिए, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को या इन सब फैक्ट को भी आप लोग नोट करते रहेंगे या ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक। अब अगर जो पॉइंट की हम लंबाई निकाल रहे हैं या पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ठीक है, पानी है यार। ठीक है, गर्मी बहुत है भैया, पसीना बहुत हो रहा है ना। उच्चतम तापमान में इस समय हम लोग विचरण कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। इस समय भारत में, अगर भारत के कह सकते हैं कि उत्तरी राज्य की अगर हम बात करें, इधर अलग अलग समस्याएं हैं, आप देख रहे होंगे। अगर उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें तो इधर जो आपके उत्तरी राज्य है, यहाँ पर गर्मी को लेकर समस्याएं हैं, अपार गर्मी। आप लोग इस समय धूप में निकलना भी पसंद नहीं करते, अच्छा भी ना निकले, घर से बैठिए, घर पे बैठिए, पढ़िए, पढ़ना ही तो है ना, तो घर से भी पढ़ाई हो सकती है। इधर गर्मी, आप भी कल के टेम्परेचर की बात करें तो दिल्ली में जो टेम्परेचर था वो 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, और आपके यहाँ 47 से 48 डिग्री सेल्सियस चल रहा है जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में 47 से 48 डिग्री सेल्सियस है ना। अगर इस क्षेत्र के उच्चतम तापमान की बात करें तो इलाहाबाद में इस समय था 48, साढ़े 48 या 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास।
और दूसरी समस्या आपको पता है, तटीय क्षेत्रों में इस समय भैया बाढ़ आ रहा है। बाढ़ यानी कि वर्षा बहुत अधिक हो रही है। वर्षा का कारण क्या है? चक्रवात, साइक्लोन। एक चक्रवात आया जिसका नाम है रेमेल। कौन सा? रेमेल चक्रवात, जो बंगाल की खाड़ी से उठा, उसके बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ साथ जो ये तटीय इलाके, तटीय राज्य है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया भारत का, इस क्षेत्र में ज्यादा प्रभावशाली है। कई सारे लोग बेघर हो गए हैं, कई सारे लोग मारे गए हैं, कई सारे लोग लापता हैं। ये सब आपको पता होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के बच्चों को ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम जो बात चर्चा कर रहे थे उसकी बात करें, तो टोटल लंबाई जो उत्तर से दक्षिण की भारत की है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। और सबसे उत्तरी पॉइंट जो भारत में यानी कि लद्दाख का है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इसका नाम क्या रखा गया है? इंदिरा कॉल। तो यानी इंदिरा कॉल से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। यानी कि आप ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं ये भी याद रखिएगा। सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा काल, सबसे दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। और अगर हम अंडमान निकोबार को देखें, तो अंडमान निकोबार में जो पाया जाने वाला सबसे सुदूरतम दक्षिणतम पॉइंट है, उसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इधर इंदिरा कॉल और इधर इंदिरा पॉइंट। हालांकि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में जो आता है उसको बताएंगे। ठीक, अब अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें, तो पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो फिर अरुणाचल प्रदेश है आपका। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है? गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे दक्षिण पूर्वी पॉइंट है उसे हम लोग सर क्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर क्रीक। यानी सर क्रीक से लेकर गुजरात का जो सबसे कह सकते हैं पश्चिमी पॉइंट है, इसको हम लोग गोहर माता बोलते हैं। गोहर माता। ठीक है, गोहर माता या गुहार मोती भी इसको बोलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग किताब में आपको अलग अलग नाम मिलने को दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। गुहार मोती या गौहर माता, जो गुजरात का सबसे पश्चिमी पॉइंट है। और सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है उसको सरक्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरक्रिक। सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा काल। सबसे दक्षिणतम पॉइंट, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी। ठीक है, तो इतनी जानकारी अगर हो गई है तो फिर और आगे थोड़ा बढ़ते हैं और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि पूरे भारत का जो एरिया है वो कितना है, लंबाई चौड़ाई तो आप समझ गए। लंबाई चौड़ाई तो आप समझ गए। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, पूरे भारत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, ऐड कर लें। तो अब भारत के बारे में कुछ और सामान्य जानकारी इकट्ठा करते हैं। गर्मी से मेरा दिमाग वो नहीं काम कर रहा। तो हाँ लोग का काम करत हो। तो भारत का जो सबसे मतलब भारत का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं? 32,87,263 किलोमीटर लंबा और 32 लाख
87,263 किलोमीटर चौड़ाई में अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उतना एरिया आएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी भारत की जो टोटल लंबाई है और भारत की जो टोटल चौड़ाई है उसका अगर आप गुणा करते हैं तो इतना आएगा टोटल एरिया। एरिया निकालना आप लोग ज्योमेट्री में सीखे होंगे, ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल जो है आपका या टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक। और जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें आपने देखी उसके बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, भारत के और बेसिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, तो भारत के और बेसिक इंफॉर्मेशन को अगर हम इकट्ठा करें तो आप देखेंगे कि जो ये तटीय क्षेत्र है, अगर इन तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं, अब थोड़ा सा बाउंड्री से रिलेटेड बात शुरू हुई है तो इसको खत्म ही कर देते हैं। तटीय क्षेत्रों के, भारत के अलग अलग तटीय क्षेत्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग तटीय क्षेत्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और वो अलग अलग जो नाम है आपके, वो अलग अलग जो नाम है आपके वो कौन सा है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस वाले तटीय क्षेत्र को, हालांकि ये जो गुजरात वाला तटीय क्षेत्र है इसको काठियावाड़ बोलते हैं, काठियावाड़, नोट करते रहिएगा, काठियावाड़ तटीय क्षेत्र। गोवा के समीप वाले को कोंकण तट बोलते हैं, कोंकण तट। और उसके बाद केरल और आंध्र प्रदेश वाले तटीय क्षेत्र को हम लोग मालाबार तट बोलते हैं। कौन सा? मालाबार, मालाबार तट। इधर बढ़ते हैं तो इधर आपका मालाबार के बाद आता है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट के बाद जो आपका कह सकते हैं उड़ीसा वाला तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा वाला और वेस्ट बंगाल वाला तटीय क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। अब जब तटीय क्षेत्र की बाउंड्री की बात हो रही है तो ये तो हो गया आपका जलीय क्षेत्र के बाउंड्री की बात। अब लगे हाथ हम लोग स्थलीय क्षेत्र के बाउंड्री की बात भी कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए भाई। ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है। उसके बाद हम पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं तो फिर आपका कौन सा आता है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा का भी एक विशेष नाम है। चाइना की बात करते हैं तो चाइना और भारत की सीमा के बीच का भी एक विशेष नाम है। और उसके बाद इधर आपका बांग्लादेश पड़ता है, तो बांग्लादेश और भारत की सीमा का भी एक विशेष नाम है। और यह जो नेपाल है, नेपाल के साथ भी उसी सीमा का वही लाइन जाती है। भूटान के पास से भी वही लाइन जाती है जो चाइना और भारत की सीमा को निर्धारित करती है। तो दोनों एक ही लाइन से जानी जाती है, लेकिन उन लाइन का नाम आप लोग उम्मीद करते हैं कि जानते हो ना, क्या है बताइए भाई। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अफगानिस्तान जो सबसे छोटी सीमा लगाती है, जो सबसे छोटी सीमा लगाती है, इस सीमा का नाम है डूरंड रेखा, क्योंकि सब एक रेखा से ही परिचित हो रहे हैं ना, डूरंड रेखा। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण या जिस रेखा से होता है, इसी रेखा का नाम डूरंड रेखा है। और यही रेखा आगे बढ़ती है तो भारत के साथ भी सीमा साझा करती है, इसीलिए इस रेखा का नाम भी डूरंड रेखा है। क्या है? डूरंड रेखा। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं आगे चाइना की, अच्छा एक वो बना था, बंद करिए।
कहाँ गया भाई? अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पीपीटी आपको लिए बनवाए हैं, ठीक है, वो हम आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा देंगे। पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा ऐप पर, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा, लेकिन जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वो चीजें तो आप लोग कॉपी पेन लेके नोट्स करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका है चाइना। डूरंड रेखा के बाद फिर क्या आ गया? चाइना। तो चाइना और भारत का जो सीमा रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैक मोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैक मोहन रेखा। जिन लोगों ने इसका निर्धारण किया है उसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है, मैक मोहन रेखा। तो सबसे पहले डूरंड रेखा, फिर मैक मोहन रेखा, ठीक है। मैक मोहन रेखा के बाद अगर हम इधर आते हैं तो जो पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण, सीमा रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा। और अगर हम यही बात करते हैं बांग्लादेश की, किसकी बात करते हैं? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से जो सीमा का निर्धारण होता है, इसको भी हम लोग रेड क्लिफ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। ये एक बार एग्जाम में आया था और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे ना। इसको भी हम लोग रेड क्लिफ ही बोलते हैं। क्यों रेड क्लिफ बोलते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बांग्लादेश पाकिस्तान ही हुआ करता था। पहले पाकिस्तान जब अलग हुआ तो फिर ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, तो दोनों के बीच में जो सीमा रेखा बना उसका निर्धारण रेड क्लिफ के नाम से हुआ। तो ये भी रेड क्लिफ और ये भी रेड क्लिफ। चाइना के साथ मैक मोहन, तो नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी मैक मोहन, अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ। और उसके बाद तटीय इलाकों के आप नाम जाने गए, तटीय क्षेत्र के नाम या तटीय तटों के नाम आप लोग परिचित हो गए। सबसे पहले गुजरात काठियावाड़ कोंकण तट, जो आपका कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और गोवा के बीच में पड़ता है। उसके बाद मालाबार तट, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु केरल का तट है। उसके बाद तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र उसको कोरोमंडल तट, उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, ठीक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। हो गया। चलो, अब जिन सीमाओं की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उन सीमाओं को देखें तो सबसे पहले जो भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई वो 4096.7 के आसपास लंबाई आपको सब किलोमीटर में दिया गया, ये आप देख ही रहे होंगे ना। और बांग्लादेश से सीमा से लगे हुए जो भारत के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, टोटल 1 2 3 4 और 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इन राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, इन राज्यों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद फिर जो सबसे लंबी सीमा आती है वो किसके साथ साझा करता है भारत? चीन के साथ, 3488 किलोमीटर। और चीन के साथ जो भारत के राज्य लगे हुए हैं उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। नाम आपको बता ही दिया गया। बांग्लादेश के साथ जो सीमा का नाम है उसे हम लोग पाकिस्तान की सीमा के नाम से ही जानते हैं, रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। चाइना के साथ आपका कौन सी सीमा का नाम क्या है? मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा। और पाकिस्तान के साथ भी सीमा का नाम क्या है या रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है।
और पाकिस्तान की जो सीमा भारत से लगती है वो उसकी टोटल लंबाई 3,323 किलोमीटर। पाकिस्तान भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद आपका नेपाल है, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर। सबसे छोटी जो सीमा साझा करने वाला देश है भारत के साथ वो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। और कहाँ पर, ये भी मैंने दिखा दिया, लद्दाख के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के लद्दाख के क्षेत्र में। और इधर अगल बगल आपके सारे राज्यों के नाम भी लिखे गए हैं। इस पीपीटी को भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। टोटल जो स्थलीय सीमा भारत साझा करता है अलग अलग देशों के साथ, उसकी लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। और टोटल जो राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ जुड़ते हैं उनकी संख्या है टोटल 17 राज्य। कितने राज्य? 17 राज्य। ठीक है। इन 17 राज्यों में जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर के स्थान पर आप लद्दाख लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ वो सीमा साझा करता ही है ना, तो लद्दाख जो आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है वो भी सीमा साझा करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और फिर अभी भारत के जनरल या सामान्य परिचय के संबंध में एक क्लास अभी आपका और होगा जिसमें हम भारत से संबंधित कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपने अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आती है तब तक इस क्लास का रिवीजन करिए और चीज़ों को याद करने का या समझने का प्रयास करिए। और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एकदम मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए।